गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि कल प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश में जो धार डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पीएम मित्रा पार्क को यहां पे लॉन्च किया गया। ये हम क्या है स्कीम, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। पर यहां पर प्रधानमंत्री जी ने कंटिन्यूअसली एक बात बोली, वो थी स्वदेशी के बारे में, लोकल प्रोडक्शन के बारे में। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को यही बोला कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे हमारे त्योहार फेस्टिवल्स आएंगे और हमें कोशिश ये करनी है कि इन त्योहारों के अंदर कोई भी ऐसी खरीदारी ना हो जो हम विदेशों से करें। देश के अंदर बहुत सारे अलग अलग चीजें बन रही हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीजें बन रही हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर। साथ ही जीएसटी भी कम किया गया है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो कि 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। 22 सितंबर नवरात्रि का पहला त्योहार भी होगा, पहला दिन भी होगा नवरात्रि का। एंड उस दिन के ऊपर ही यहाँ पर ये स्वदेशी का जो कैंपेन है वो हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, ताकि हमारे सभी भारतीय स्वदेशी की तरफ यहाँ पे बढ़े। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स को भी वो अर्ज करेंगे कि ताकि वो साइन पुट अप करें कि कौन सी ऐसी दुकान है, कौन सी ऐसी शॉप है जहां पर इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे बेचे जाते हैं, ताकि भारतीय भी उस चीज में यहाँ पे फोकस कर पाए। अब इसके अलावा ना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अभियान भी लॉन्च किया, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। तो ये जो दो स्कीम्स है ना, पीएम मित्रा स्कीम और साथ ही साथ आपका स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, इन दोनों को हम काफी डिटेल में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डेट है आज की 18 सितंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारे जो हिंदी दिवस के ऑफर्स थे वो आज उनको एनरोल करने का आखिरी दिन है। इस हिंदी दिवस के मौके के ऊपर हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर आपको बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपका जो प्रारंभ 3 ईयर बैच है वो आपको नोटिस आप कर सकते हो, और उसी तरह से अगर आपका लक्ष्य 2026 के लिए है तो प्रहार बैच आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड 2027 जिन स्टूडेंट्स का लक्ष्य है उनके लिए संकल्प बैच वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हमारा जो सृजन बैच है प्रीलिम्स प्लस मेंस, वो भी हिंदी दिवस के मौके के ऊपर आप इसको ले सकते हैं। एंड अगर आप ऑप्शनल या वैकल्पिक बैच आप खरीदना चाहते हैं तो वो इतिहास, हिंदी साहित्य, भूगोल, पीएसआईआर हिंदी, समाज शास्त्र, इन सब चीज़ों में अवेलेबल है। इन सभी कोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, दैट इज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये क्या है। जैसा मैंने अभी बताया कि प्रधानमंत्री जी ने कल ही इसको यहाँ पे लॉन्च किया, मध्य प्रदेश के अंदर ही उन्होंने इसकी बात करी। दरअसल में ना यहाँ पे है एक एक तरह का आप कह सकते हो कि पूरे देश भर के अंदर कैंपेन हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। कैंपेन रन करने से होगा क्या? देखो, जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का हम ध्यान रखने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, महिलाओं में, बच्चियों में, बच्चों में, ठीक है ना, उनमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रमोटिव हेल्थ केयर, क्यूरेटिव हेल्थ केयर। कहने का मतलब कि ताकि प्रिवेंटिव होता है कि जहाँ पे आपका बीमार होने से पहले ही आपको बचाया जा पाए, जैसे आपका योग हो गया। अगर आप स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अस्पताल जाने की। प्रमोटिव हेल्थ केयर, उसके अलावा आपको ठीक करने के लिए क्यूरेटिव हेल्थ केयर, कि आपको कोई बीमारी है उसको ठीक करने के लिए। तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम माल न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, जैसे आपका कुछ स्वास्थ्य के रिगार्डिंग चीजें हो गया, उनकी डिजीजेस जो कई बार हो जाती है ना जब आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, तो उन सबको ठीक करने के लिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर अभियान यहाँ पे रन किया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, ये 17 सितंबर यानी कि कल स्टार्ट हुआ है और 2 अक्टूबर तक यहाँ पे चलेगा, तो 15 दिन का लगभग ये अभियान होगा। इस पर्टिकुलर अभियान के अंदर आप नोटिस करिएगा कि जैसे आपका स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्शन, कोई बीमारी है तो उसको पहले ही समय के ऊपर डिटेक्ट कर लिया जाए, ऐसे कैंपेन्स लगेंगे देश भर के अंदर। उसी तरह से मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, स्पेशलिस्ट सर्विस, आयुष, ठीक है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सब के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन यहाँ पे करने की कोशिश है। तो इसमें आप नोटिस कर सकते हो कि इस कैंपेन में हम गांव गांव तक, घर घर तक यहाँ पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपकी जो डिस्पेंसरीज होती हैं, या फिर जो जिनको हम आज के समय उनका मॉडिफाइड वर्जन जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, वो देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आपके जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, सीएचसीज, वहाँ पे ये डेली हेल्थ कैंप लगेंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गया, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज हो गया, ये सब लोग मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। एंड यहाँ पे आपकी जो आशा वर्कर्स होती है ना, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, जो आशा
बहन जी जो होती हैं, तो एक तरह से वो लिंक का काम करती हैं बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम। उनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। एएनएम है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, जो कि एक फीमेल हेल्थ वर्कर ट्रेंड आपको देखने को मिल जाती हैं, जो मोस्टली सब सेंटर में पोस्टेड होती हैं। वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आंगनवाड़ी वर्कर हो गया, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, आपके मेरा युवा भारत वॉलंटियर्स जो है, माई भारत वॉलंटियर्स, और यूथ ग्रुप्स इसको कैंपेन को यहाँ पे सक्सेसफुल बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो इस तरह के 1 लाख से भी ज्यादा हेल्थ कैंप पूरे देश भर में लगने जा रहे हैं। एंड इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, अभियान को, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पे इसको ज्वाइंटली लीड करेंगी। और भी बहुत सारी मिनिस्ट्री साथ में आई हैं, पर मेजरली यहाँ पे 2 मिनिस्ट्रीज आपको याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बहुत ही शानदार ये आपका अभियान यहाँ पे स्टार्ट किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और भारत का ये सबसे बड़ा महिलाओं और बच्चों के लिए ये कैंपेन होने जा रहा है। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज पीएम मित्रा पार्क स्कीम। मैंने आपको बताया कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कल कहाँ थे, मध्य प्रदेश में धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो धार डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है भैंसोला, वहां पर यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े पीएम मित्रा पार्क की यहाँ पे फाउंडेशन रखी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंदर है। पर ये स्कीम क्या है सर? दोस्तों ये स्कीम दरअसल में ना सरकार ने 2021 में लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा, और यहाँ पे 5F फॉर्मूला यहाँ पे अडॉप्ट करने की कोशिश है। व्हाट इज 5F? 5F का मतलब है यहाँ पे फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। बेसिकली पूरी की पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आप नोटिस करते हो ना कि जब हम बात करते हैं इस तरह के इंडस्ट्रियल पार्क्स की, तो उससे पता क्या होता है, आपकी टेक्सटाइल्स को हम दुनिया के सामने लेके जाना चाहते हैं। अगर हमारे पास बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क्स होंगे, राइट, तो किसानों से उसको फाइबर में कन्वर्ट करवाना, उसको फैक्ट्री तक पहुंचाना, अच्छे अच्छे यहाँ पे क्लोथ्स यहाँ पे डेवलप करना और उनको एक्सपोर्ट करना भी, तो एक्सपोर्ट वाली चीज भी यहाँ पे आपकी कवर्ड है। तो कोशिश यही है कि इस तरह से हम बहुत बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क्स यहाँ पे बनाएं, स्वदेशी चीजें हम यहाँ पे करें, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हमारे हों, एंड उनको हम यहाँ पे इंडिया में तो बेचें ही, प्लस एट द सेम टाइम हम उनको एक्सपोर्ट भी करें। तो इस तरह के वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल मॉडल इंडस्ट्रियल पार्क्स हम यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पे बढ़ेगी। तो 6 साल का ये आपका पीएम मित्रा स्कीम है 2021-22 से 2027-28, एंड आप नोटिस कर पाओगे इसके लिए एक अलग से स्पेशल पर्पस व्हीकल यहाँ पे बनाया गया है, जो कि जिसका ओनरशिप होगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में। अब स्टेट्स को क्या करना होगा, कम से कम 1000 एकड़ की जमीन देनी होगी, क्योंकि देखो बहुत बड़े लेवल के ऊपर हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, इससे रोजगार भी काफी जनरेट होंगे, और साथ ही साथ स्टेट टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल पॉलिसी का अलाइन होगा, और अच्छे से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाए, उसके ऊपर यहाँ पे फोकस रहेगा। देखो ये पार्क 2 तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड होते हैं जिनको हम बिल्कुल जीरो से या स्क्रैच से डेवलप करते हैं, तो नए प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे कवर होंगे। ब्राउन फील्ड होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई फैसिलिटी है, उसी को हम यहाँ पे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को यहाँ पे हम अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों तरह के यहाँ पे पार्क्स आपके हो सकते हैं, ब्राउन फील्ड भी और ग्रीन फील्ड भी। तो कोशिश यही है कि इससे वर्ल्ड क्लास टेक्सटाइल हब बनेंगे, हमारी सप्लाई चेन बेहतर होंगी, एफडीआई आराम से आ पाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आपकी खुश होगा, क्योंकि आराम से जमीन उनको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और उससे बहुत बड़े स्तर के ऊपर आपको रोजगार जनरेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये 2 चीजों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने काफी डिटेल में कल बात करी, एंड हमने इनको एग्जाम पर्सपेक्टिव से अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लिया। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। अब इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या मुद्दा है। देखो सबसे पहली जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आखिर इसको रिलीज कौन करता है। द आंसर इज, इसको रिलीज किया जाता है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दरअसल में जो वीपो है ना, वो हर साल इस तरह से रैंकिंग निकालता है देशों की। जैसे 139 इकोनॉमीज को इवेल्युएट किया जाता है अलग अलग उनके इनोवेशन इनपुट्स और इनोवेशन आउटपुट के रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ पाओगे कि मान लो कोई देश है, ठीक है ना, वो जो पर्टिकुलर देश है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कितना खर्च कर रहा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस में कितना ज़्यादा आपका R&D हो रहा है, ठीक है, इनोवेशन के लिए बेसिकली किस तरह से काम हो रहा है। इनफैक्ट ना इसमें इन सभी के अंदर जैसे आपका मार्केट सोफिस्टिकेशन, नॉलेज आउटपुट, क्रिएटिव आउटपुट, इन सब के अंदर हम ये भी देखते हैं कि एजुकेशन कैसी है, वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग किस तरह से है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का किस तरह से एक्सेस और इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कैसा है, क्या आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रेंडली बेसिस पे है या नहीं है, या फिर कहीं में इन्वेस्ट करने में काफ़ी दिक्कत आती है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद
एक पर्टिकुलर देश को यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है एंड उसी के बेसिस के ऊपर आपके पॉलिसी मेकर्स, एजुकेशनिस्ट, इन्वेस्टर, रिसर्चर्स कहीं ना कहीं सोचते हैं कि और कैसे हम काम कर सकते हैं इनोवेशन के लिए। अब आप इस बार का नोटिस करिएगा, इस बार 2025 में जो रैंकिंग आई है उसमें स्विट्जरलैंड टॉप पे है, सेकंड पे स्वीडन एंड तीसरे नंबर पे आपको यूएसए देखने को मिल जाएगा। दोस्तों भारत का रैंक इस बार है 38। देखो हमने पिछले टाइम से काफ़ी बेहतरी की है, जैसे 2020 में हम लोग 48 पोजीशन के अंदर थे, पर अब हम बेहतर होते होते हम 38 पे पहुंच गए हैं। अब एक बात आप और समझिएगा कि दरअसल में ना इन्होंने विपो ने क्या किया है, इनोवेशन को इनकम ग्रुप्स के हिसाब से भी कैटेगराइज किया है। जैसे आप लोग जानते हैं ना कि भारत किस कैटेगरी में आता है, भारत अभी एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, ठीक है। तो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर भारत ने टॉप किया है, समझे इस बात को। हाई इनकम कंट्रीज की बात करें तो वो तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएस ही है, ये तो वैसे भी टॉप पे है, इन जनरल हाई इनकम में भी ये टॉप पे है। अपर मिडिल इनकम देशों के अंदर चाइना टॉप के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, पर लोअर मिडिल इनकम के अंदर आपको याद ये रखना है कि भारत ने लोअर मिडिल इनकम देशों में टॉप किया है। प्लस एट द सेम टाइम अगर हम सेंट्रल और साउदर्न एशिया की बात करें तो वहां पर भी भारत का रैंक आपको 1 ही देखने को मिल जाएगा। ये रीजन के हिसाब से है, तो रीजन के हिसाब से भी रैंकिंग दी जाती है, आपके इकोनॉमिक का स्टेटस कितना है, हाई इनकम, लो इनकम, मिडिल इनकम, उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। तो भारत ने दोस्तों जिन चीजों में अच्छा किया है ना, आप वो देखिएगा। भारत ने नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट, ठीक है, इसमें भारत ने एक अच्छा आउटपुट दिया है, मतलब इस अच्छा रिस्पॉन्स है। इसका मतलब यही है कि आपके पेटेंट्स, आपके पब्लिकेशंस, आपके एक्सपोर्ट्स, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, वो सारी चीजें बेहतर हुई हैं, तो इसमें भारत ने बहुत शानदार परफॉर्म किया है। इसके अलावा मार्केट सोफिस्टिकेशन, जिसमें हमारा भारत का रैंक है 38, ये बात करता है क्रेडिट अवेलेबिलिटी की और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की, तो वो भी चीजें हमारे इंडिया में यहाँ पे बेहतर हुई हैं। पर थोड़ा सा बिजनेस सोफिस्टिकेशन में हम पीछे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस को भी और बेहतर करना बचा हुआ है। तो भारत की अच्छी चीज़ें यही हैं कि भारत में अच्छा खासा टैलेंट पूल है, हमारे युवा काफ़ी टैलेंटेड हैं आज के समय के ऊपर, ठीक है ना। स्टार्टअप इकोसिस्टम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आईटी सर्विसेज बेहतर हो रही हैं और डिजिटल अडॉप्शन हमारा यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। चाइना दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के टॉप 10 में पहली बार आ चुका है, तो क्लियरली दिखा रहा है कि चाइना काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि एक चिंता वाली बात यह भी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ग्रोथ ना 2.9% हो गई है। पिछले साल अगर हम बात करें ये 4.4% का इंक्रीज था, पर उससे कम होकर 2.9% हो चुकी है और आगे जाके ऐसा माना जा रहा है कि ये 2.3% हो जाएगी। तो भाई जो इनोवेशन के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करना, वो कहीं ना कहीं देश अब कम पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर ये रिपोर्ट हमें यहाँ पे बता रही है। तो ये कुछ बातें थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों कल हमने ना एक बार डिस्कशन किया था यूनेस्को के बारे में, है ना। तो आप लोग जानते होंगे कि यूनेस्को की एक तो होती है टेंजिबल हेरिटेज, जैसे आपके ऐसी चीज जिनको आप टच कर सकते हो, राइट, और एक होती है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते। अब अगर मैं इनटेंजिबल की बात करूं तो इसमें कई सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल भारत की तरफ से जो कुंभ मेला है, ठीक है, ये एक इनटेंजिबल है, आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसी तरह से योग हो गया, ठीक है, नवरोज, रामलीला, कालबेलिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डांस है आपका राजस्थान से, मदियुट्टू हो गया, कुडियुट्टम केरला से, दुर्गा पूजा हो गया। इवन इसके अलावा आपका वैदिक चांटिंग, छाऊ डांस, संकीर्तना, आपके जो पंजाब के ठंडियाला जंडियाला गुरु के जो ठेरास होते हैं उनका जो ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट है। तो ये सारी अलग अलग चीजें ऐसी हैं जो यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का पार्ट है, राइट। अब इनको आप एक्सपीरियंस ही कर सकते हो, इनको आप देख सकते हो, इनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, फील कर सकते हो, ये भारत की इनटेंजिबल विरासत आपको देखने को मिल जाएगी। तो यूनेस्को के 2003 की कन्वेंशन ने दरअसल में इसके रिगार्डिंग बात करी थी और इससे कहीं ना कहीं ट्रेडिशंस लंबे समय तक यहाँ पे रहते हैं। अब भारत क्या कोशिश कर रहा है, भारत कोशिश कर रहा है कि छठ पूजा को भी इसमें इंक्लूड करवाया जाए। द वर्ड इज कोशिश कर रहा है, अभी ऐड हुआ नहीं है, हमारी यहाँ पे कोशिश है कि इसको भी यहाँ पे इंक्लूड करवाया जाए, क्योंकि छठ पूजा हमारे देश का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा हम छठ पूजा के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों छठ जो है ना, वो भारत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा, जो कि सन गॉड, जो सूर्य भगवान है, और साथ ही साथ जो छठी मैया है, जिनको इस तरह से फर्टिलिटी की गॉडेस माना जाता है, उनको यहाँ पे डेडिकेटेड आपको ये फेस्टिवल देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही पुराना आपको वैदिक फेस्टिवल आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों सबसे ज्यादा जो आज के समय आपको देखने को मिलता है तो ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के अंदर ज्यादा है, बट
आज के समय और भी स्टेट्स में ये यहाँ पे मनाया जाता है, जैसे इवन दिल्ली के अंदर काफी बड़े स्तर के ऊपर अब तो यहाँ पे इसको प्रीडोमिनेटली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इनफैक्ट मॉरिशियस, फिजी, सुरीनाम, यूएई, नीदरलैंड्स, इन सभी देशों के अंदर भी हमारी जो डायस्पोरा कम्युनिटीज हैं, इवन यूएसए के अंदर भी इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को यहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, ये फेस्टिवल के लिए किसी पुजारी की, किसी प्रीस्ट की जरूरत नहीं है। जो श्रद्धालु होते हैं वो खुद सारे के सारे रिचुअल्स खुद कंडक्ट करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों छठी जो छठ पूजा है वो 4 दिन का आपको यहाँ पे एक फेस्टिवल देखने को मिल जाएगा। मोस्टली आपको अक्टूबर नवंबर के मंथ में आपको देखने को मिलता है, बेसिकली दिवाली के बाद में। अब इस पर्टिकुलर मौके के ऊपर जो माताएं होती हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट फास्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करती हैं। एंड आप नोटिस कर पाओगे ये जो त्योहार है ना, ये इगैलिटेरियन त्योहार है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान किसी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी धर्मों के, सभी जात के लोग जो हैं वो यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करते हैं। और साथ साथ ये काफी सिंप्लिसिटी का, सेल्फ डिसिप्लिन का, डिवोशन का और कम्युनिटी स्पिरिट का आपको ये त्योहार देखने को मिल जाएगा। हम भगवान की वर्षा कर रहे हैं, सन गॉड की यहाँ पे वर्षा कर रहे हैं, तो काफी रिलीजियस भी है, इकोलॉजिकल भी है। क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे हमारा ध्यान होता है रिवर्स के ऊपर, पॉन्ड्स के ऊपर, क्लीननेस के ऊपर, इको फ्रेंडली चीजों के ऊपर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। और हमारी कम्युनिटी को साथ में जोड़ के रखने का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपको छठ पूजा देखने को मिलेगा। तो अच्छा होगा कि अगर हम आने वाले समय के अंदर इसको भी इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में ऐड करवा पाएं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज यूस्टोमा। ठीक है, यूस्टोमा हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं। नॉर्मली हिंदी के अंदर इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है ना, वो होता है लिसिएंथस। दरअसल में लिसिएंथस एक ऐसा आपका फ्लावर है जो नॉर्थ अमेरिका से आया है। ठीक है ना, और हम यहाँ पे इसको इंडिया में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हुआ क्या है, इन पहली बार उड़ीसा के एक बहुत ही छोटे से गांव के अंदर, ठीक है, बेसिकली संबलपुर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें एक छोटा सा गांव है स्नातनपाली, वहां पे पहली बार इसको यहाँ पे सक्सेसफुली ब्लूम करवाया गया है यूस्टोमा को। और ये कैसे हो पाया है, सीएसआईआर और आपका जो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके एफर्ट्स के द्वारा। सो दैट इज वाई लिसिएंथस हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आप पिक्चर में यहाँ पे इसको देख भी पाओगे, बहुत ही देखने में बहुत ही शानदार लगता है। एंड अक्सर आप शादियों वगैरह में देखते होंगे ना कि ये त्योहार मतलब इस तरह से शादियों में या कुछ और बड़े बड़े इवेंट्स में इस तरह के आपके फूल लगाए जाते हैं। तो काफ़ी महंगे भी होते हैं, बाकी दूसरे देशों से हम मंगाते हैं अभी तक, पर अब क्योंकि ओडिशा में इस तरह से हम इसको सक्सेसफुली ब्लूम कर पाए हैं तो उससे हमारे किसानों को भी फायदा होगा। एंड हम अपनी शादियों के अंदर भी इस तरह से अपने जो फ्लावर्स वगैरह हैं वो लगा पाएंगे। ठीक है ना, तो इसको एक एक्सोटिक ऑर्नामेंटल, मतलब देखने में बहुत ही शानदार लगता है और लंबे समय तक इसकी फ्रेशनेस और देखने में एस्थेटिक अपील इसकी बनी रहती है। तो मोस्टली मैक्सिको, सदर्न यूएस हो गया, नदर्न यूएस में भी इनफेक्ट है, और साथ साथ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका के अंदर पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वार्म टेम्परेचर के अंदर आपको ज़्यादा थ्राइव करता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। ठीक है, एंड ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि यूस्टोमा को साल में हम 2 बार हार्वेस्ट करते हैं, और एक जो किसान है वो 1 एकड़ की ज़मीन से हर सीज़न लगभग 2 लाख रुपए तक का प्रॉफिट यहाँ पे कर सकता है। तो इसीलिए किसानों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। और ये रोजेस का काफ़ी रिप्लेसमेंट माना जाता है, क्योंकि रोजेस देखो क्या होते हैं, आप इस्तेमाल करते हो गुलाब के फूल को भी, अब ये भी यूस्टोमा भी देखने में काफ़ी अच्छा है। और ऐसा माना जाता है कि यूस्टोमा की जो शेल्फ लाइफ है ना वो ज़्यादा है, यानी कि खराब नहीं होता आपका जो नेचुरल फ्लावर है काफ़ी लंबे समय तक। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इसको पॉपुलर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यूस्टोमा या फिर लिसिएंथस। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज पोर्ट ऑफ होदीदिया। अब ये जो पोर्ट है ना, इसके आप जरा यहाँ पे लोकेशन देखना। देखो यहाँ पे हम आ चुके हैं यमन में, ठीक है, और यमन में यहाँ पे आपको ये पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये लोकेशन आप देखिएगा कि ये दरअसल में ना ये रेड सी के ऊपर ही आपको ये पोर्ट देखने को मिलेगा। तो होता क्या है ना, आप लोग जानते होंगे इसराइल के बारे में। अब इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने दोस्तों इस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर यहाँ पे अटैक कर दिया। अब इससे यमन को बड़ी दिक्कत आ रही है। क्यों? देखो यार, ये पोर्ट अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यमन के लिए। यमन का ज़्यादातर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है ना वो दरअसल में इसी पर्टिकुलर पोर्ट के माध्यम से हैंडल होता है। तो इस वजह से यहाँ पे यमन को काफ़ी ज़्यादा परेशानी फील हो रही है। और आप नोटिस कर पाओगे कि यमन के लिए रेड सी में रीजनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड इन फ्लो को, एंड साथ साथ ट्रेड एक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था। बट इसराइल ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेड सी के अंदर यमन के पोर्ट को अटैक किया है। दैट इज वाई इट हैज कम इनटू न्यूज़। एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज रिगार्डिंग द एक्साइज पैसिफिक रीच 2025। अब आप ध्यान रखिएगा कि ये पैसिफिक रीच जो है ना ये बाइनियल
2 साल में होने वाली आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, जहाँ पर दुनिया की अलग-अलग देशों की नेवल फोर्सेस साथ में आती हैं, ताकि आपका कोऑपरेशन इंक्रीज़ हो पाए सबमरीन इमरजेंसी ऑपरेशंस के रिगार्डिंग। अब ये जो पर्टिकुलर 2025 का एडिशन है, इसको सिंगापुर होस्ट कर रहा है। कहाँ पे? चांगी नेवल बेस सिंगापुर में, यहाँ पे, ठीक है? तो भारत की तरफ से आईएनएस निस्तार, ठीक है? ये यहाँ पे पहुँच चुकी है इस पर्टिकुलर सिंगापुर में, एंड आप नोटिस कर पाओगे कि हमारी तरफ से आईएनएस निस्तार एंड साथ ही साथ आपका जो सबमरीन रेस्क्यू यूनिट है, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। 40 से ज़्यादा देश हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है, ये 2 फेजेज़ में कंडक्ट करी जा रही है। एक है इसका हार्बर, हार्बर होता है बंदरगाह फेज़। बंदरगाह फेज़ के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे डिस्कशंस होंगी, बातचीत होगी, नॉलेज एक्सचेंज होगी, और एक होगा दूसरा फेज़, दैट इज़ द सी फेज़, जहाँ पर आप डायरेक्ट एंगेजमेंट देखेंगे आईएनएस निस्तार की और आपके इंडियन सबमरीन रेस्क्यू यूनिट की बाकी और पार्टिसिपेटिंग देशों के साथ। तो इस तरह से 2 फेजेस के अंदर आपका ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज पैसिफिक रीच यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। साथ ही जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था पिंक टैक्स के बारे में। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि पिंक टैक्स इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे लगता है। मैंने बताया था पिंक टैक्स दरअसल में एक टैक्स नहीं है, ये एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी है या प्राइसिंग प्रैक्टिस है, जहां पर महिलाओं को अपने प्रोडक्ट्स के लिए, जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू मेल। दूसरा है स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। दोस्तों, ये हुई है चाइना के अंदर, बेदे में, ठीक है ना? तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। बाकी तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट? तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।